हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आपका जाके हुमायूं के बारे में। और हुमायूं को जानने से पहले इसके पहले वाला वीडियो हम लोग जान चुके बाबर। तो बाबर की जब मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को होती है और यानी कि 1526 से लेकर 1530 तक यानी कि 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने 4 युद्ध ही लड़ लिए। और चारों युद्ध लड़ने के बाद उसके पास साम्राज्य यानी विकसित करने का और सुदृढ़ करने का उसके पास टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण इसी बीच उनकी मृत्यु भी हो जाती है 1530 ईस्वी में। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और तब यानी उसका पुत्र जो है 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक होता है और वो गद्दी में बैठते हैं। लेकिन गद्दी में बैठते वक्त उसको यानी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसको साम्राज्य को विकास के साथ साथ समृद्ध, क्योंकि यानी कि जो बाबर है वो यानी कि युद्ध लड़ता गया, यानी कि उतना साम्राज्य विस्तार कर नहीं पाया और यानी कि व्यवस्थित भी करना इसका उद्देश्य रहेगा। तो चलिए इसी के बीच हम लोग आते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हुमायूं परिचय के आते हैं। तो परिचय की बात करें तो हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन अक मोहम्मद हुमायूं है और यानी कि उसके पिता का नाम बाबर है। माता का नाम बात करें तो माता का नाम माहम बेगम है और उसका जन्म जो है 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। और राज्याभिषेक आपको बता ही दिए 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में राज्याभिषेक उसका हुआ। तो इस बीच क्या होता है कि बहुत सारे घटना उनके पास, यानी बाबर यानी कि युद्ध लड़ लिया बहुत और व्यवस्थित तो कर नहीं पाए, तो यानी कि इसको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। और यानी कि इसका भाई सब बात करें तो 3 भाई एक बहन से थे और 3 भाई में आपका कमरान, अस्करी, हिंदाल और आपका गुलबदन बेगम एक बहन आपका था। और यानी हम ये भी देखते हैं कि बाबर ने बहुत सारा शादी की थी। महाम बेगम का बेटा हुमायूं था और जबकि गुलबदन बेगम जो है आपका हुमायूंनामा जो रचना करती है। और यानी कि एक और है आपका जो गुलरुख बेगम, उसका बेटा आपका कमरान और अस्करी है। और आपका हम देखते हैं दिलदार बेगम का बेटा हिंदाल है। तो इस बीच यानी कि बहुत सारा शादी हुआ और यानी बहुत सारे साम्राज्य को विकसित करके व्यवस्थित करने में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस बीच जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो साम्राज्य का विभाजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विभाजन सभी भाइयों बहनों में बंटवारा के हिसाब से कर दिया जाता था। तो यहाँ भी साम्राज्य विभाजन एक चुनौती था और उस चुनौती को उन्होंने सुदृढ़ रूप से करने का प्रयास किया। लेकिन उनका कार्यकाल का बात करें तो कार्यकाल 1530 से 1500 आपका जाके 40 रहता है और उनके बाद 15 साल तक वो यानी भारत से बाहर रहते हैं और फिर आते हैं 1555 ईस्वी में और 1556 ईस्वी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बीच क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली होता क्या, बाबर 4 युद्ध लड़ चुका है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब आता है साम्राज्य का यानी कि विभाजन में। और साम्राज्य विभाजन में यानी क्या होता था, पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों को यानी कि अच्छे तरह से बंटवारा किया जाता था। और लेकिन यानी कि बाबर का भी यही ख्वाहिश थी सभी पुत्रों का अच्छी तरह बंटवारा कर दे, लेकिन वो यानी कि उत्तराधिकारी जो हुमायूं को ही चुना था। और इस बीच क्या था, बाबर ने यानी कि अपने अपने भाइयों को क्षेत्र बंटवारा कर दिया था, जिसके कारण जो है यानी कि साम्राज्य की यानी कि जो बंटवारा करने वाली उसकी शक्तियाँ कम हो गई, जिसके कारण दूसरा यानी कि अटैक करने में उसको सुविधा मिल जाती थी, आक्रमण करने में दूसरे कोई शासक को सुविधा मिल जाती थी। तो यहाँ भी उसके यानी कमजोरियाँ झलकती हम लोग देखते हैं। तो उसने क्या किया, साम्राज्य विस्तार में यानी कि आपका जाके जो यानी कि कमरान थे उसको जो आपका जाके काबुल और कंधार दे दिया और जो अस्करी था उसको संभात दे दिया और जाके आपका यानी कि हिंदाल जो था उसको मेवात दे दिया। उसने अपने चचेरे भाई को भी एक यानी कि जगह दी बदखासा, यानी कि उसका चचेरा भाई था उसको भी दे दिया। यानी कि सुलेमान मिर्जा को बदखसा एक जगह था उसको भी दे दिया, क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसके बंटवारे के बाद भी क्या स्थिति होती है और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। बाबर यानी क्या करते हैं, बाबर तो यानी कि वो अपने दिल्ली से सटे आगरा सटे हुए सभी क्षेत्र को जीत लिए थे, लेकिन उसे अस्थायी तो शासन नहीं दे पाए क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती इस बीच। तो हुमायूं के लिए यह भी चुनौती था, क्योंकि हुमायूं जो दिल्ली में यानी कि अपना ये रख लिया और सब भाइयों बंटवारा कर दिए थे, तो उसके लिए यह भी चुनौती था। तो इस बीच क्या होता है कि हुमायूं यानी कि बाबर जब अस्थायी शासन नहीं दे पाते तो अभी भी उसका यानी कि जो शासक है विरोधी जो है वो अभी भी ताक बनाए रखता है, मतलब यानी कि अभी भी उस पर आक्रमण करने का खतरा मंडरा रहता है। तो इस बीच हम देखते हैं हुमायूं यानी कहा जाता है कि हुमायूं बहुत ही विद्वान था, सैनिक कुशल भी था, लेकिन उसमें एक चीज़ खूबी था, वो दूरदर्शी कम था, यानी कि फ्यूचर के बारे में कम सोचता। साम्राज्य को अस्थायित्व कैसे करते हैं, युद्ध नीति कैसे करते हैं, उनमें यह कमजोरी थी। यानी कोई भी युद्ध जीतता था आगे चल जाता था, लेकिन उसका अस्थायित्व नहीं दे पाता, उसको यानी कि छोड़ देता था इस तरह। तो यही उसका यानी कि खूबी था।
नतीजा यह होता है कि एक विशाल साम्राज्य का स्थापना वह नहीं कर पाता है। और यानी कि एक चीज़ यहाँ भी यह भी झलकता है कि कम यानी कि उसमें जो है इस चीज़ की यानी कि हम देखते हैं कि बहुत यानी कि कोई क्षेत्र जीत जाए, आगे चल जाए, और यानी उस क्षेत्र में स्थायी शासक नहीं बना पाए, जिसके कारण यानी कि, और दूसरा बात, जो शासक होते थे उसको हराने के बाद यानी कि उसको छोड़ दिया जाता था, या तो उसको यानी संधि कर लेता था या जुर्माना ले लेता था, बस छोड़ दिया था। तो उसको तो यानी कि आपको पता है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच वही होगा हाल। कई इतिहासकार कहते हैं कि यानी कि जो आपका हुमायूं थे उनके यानी कि असफलता का कारण था उनके साम्राज्य का जो बंटवारा कर दिया था अपने भाइयों में, अपने में, सब साम्राज्य में बंटवारा कर दिया था, यही कारण था उसके हार का और असफलता का, यही कारण था उसको यानी कि एक विशाल साम्राज्य का स्थापना नहीं कर पाते, यही कारण था। इस बीच क्या होता है कि वो यानी कि बहुत सारे साम्राज्य को बंटवारा करने के बाद उसके साम्राज्य में बंटवारा के बाद सैन्य शक्ति कमज़ोर हो जाती है और इस बीच वो युद्ध के लिए निकल जाते हैं। 1531 ईस्वी में आपका कलिंजर पर आक्रमण करते हैं। तो कलिंजर का युद्ध पहला यानी कि 1531 ईस्वी में, जहाँ पर वहाँ के शासक प्रतापरूढ़ होते हैं। वो क्योंकि उसका जो है प्रतापरूढ़ का अफगानों से मित्रतापूर्वक संबंध था, तो मित्रतापूर्वक संबंध जो था तो ये उसके निशाने पे थे। 36 का आंकड़ा था ही अफगान से इसका, तो ये उसके निशाने पे आ गया प्रतापरूढ़। तो वहाँ पे वो जाते हैं और वहाँ डेरा डाले रखते हैं और बहुत दिनों तक डेरा डालने के बाद क्या होता है कि वहाँ के जो शासक होते हैं वे उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और ढेर सारी संपत्तियाँ उसको दे देते हैं। तो यानी कि हुमायूं जो खुश हो जाता है ढेर सारी संपत्तियाँ पाकर, और वो कलिंजर के किले को जितना जितना हार जाता है, मानते हैं ही इतिहासकार यही मानते हैं कि यानी कि जीता हुआ यानी कि कलिंजर में यानी कि वापस जो लौट गया तो उसका यही गलती था। तो हुआ क्या, जब यानी कि उसको खुशी महसूस हो गया कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लिया प्रतापरूढ़, तो इसे छोड़ देना चाहिए, और यानी कि वापस वो चले जाता है। और वापस चले जाता है तो वापस जाने के बाद इतिहासकार का कहना है कि अगर वो कलिंजर पर आक्रमण यानी कि कलिंजर को जीत लेता है और कलिंजर पे यानी कि, तो फिर दोबारा रूप से कोई शासक उसका विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठा पाता, और दोबारा यानी कि असफलता का जो बाद में इसका कारण था, ये भी असफलता के कारण में एक था, ये भी मानते हैं इतिहासकार। और इतिहासकार का ये भी मानना है, हम लोग देखते हैं इतिहासकार का मानना है कि ये व्यवहार जो यानी जीत ले और फिर उसको छोड़ दे, अस्थायी तो शासन नहीं कर पाए, अस्थायी शासक नहीं बन पाए, तो यहाँ पे ये भी कमजोरी था जो उसको जगह बाद में असफलता का कारण बना, ये भी सब देखा जाता है इसमें। उन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा जो दोहरिया का युद्ध है, दोहरिया जो अवध क्षेत्र में अवस्थित है। और यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वो देखता है कि यानी कि जो अफगान का नेतृत्व करता है जो मोहम्मद लोदी थे, वो यानी कि आपका बिहार बंगाल होते हुए युद्ध लड़ते हुए अवध के क्षेत्र में विस्तार कर रहे थे। तो इस बात से वो दुखी हो जाते हैं और उससे युद्ध करने के लिए चले जाते हैं दोहरिया के क्षेत्र में। और दोहरिया के क्षेत्र में जब युद्ध होता है तो यहाँ पे क्या होता है, मोहम्मद लोदी जो एक वीरता पूर्वक लड़ाई करता है, और यानी कि उसका एक रोचक बात यह है कि उसका यानी कि सहयोग कर रहा होता है एक शेर खां, जिसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि शेर खां जो शेरशाह की सूरी के नाम से भारत में जाना जाता है। रोचक बात है ये। और होता क्या है कि वीरतापूर्वक तो वो लड़ता है मोहम्मद लोदी, लेकिन फिर भी वो हार जाता है, और हारने के बाद क्या होता है कि वो भाग जाता है। अब भागने के बाद क्या होता है कि जब यानी कि आपका हुमायूं वहाँ पे लड़ते हुए यानी जीत जाता है, तो वो जीतते हुए अगले यानी तुरंत बाद चुनावगढ़ के किले की ओर चल जाता है। तो चुनावगढ़ के किले की ओर जाता है तो उसको यानी कि पता चलता है शेर खां को, तो वो भी वहाँ उपस्थित हो जाता है। और कहा जाता है कि लंबे समय तक वो वहाँ पे डेरा घेरे रखता है, तब तक महमूद यानी कि आपका शेर खां वहाँ पहुँचल रहता है। लंबे समय तो चुनावगढ़ के किले को यानी कि डेरा डाले रखता है। और डेरा डालने के बाद क्या होता है, युद्ध क्षेत्र में यानी कि आक्रमण करने के बजाय क्या होता है कि शेर खां उसे संधि कर लेता है, और यानी कि संधि करने के बाद क्या होता है, जो जुर्माना होता है उसे दे दिया जाता है, और संधि के हिसाब से होता है मतलब यानी कि अधीनता स्वीकार कर लेना। तो हुमायूं को लगता है कि शेर खां उसका अधीनता स्वीकार कर लिया, और यानी कि जो जुर्माना ढेर सारी संपत्ति वो भी दे दिया, अब तो दिक्कतें नहीं रहा। और इस बीच क्या करता है, शेर खां ने दिमाग एक लगाया कि उन्होंने अपने पुत्र कुतुब शाह को यानी कि उसकी सेवा में भेज दिया हुमायूं के। तो हुमायूं यहाँ पे गदगद हो गए, और यानी कि बोला जाता है कि यानी कि 10 लाख रुपया उसे दिया गया था, मतलब यानी कि हरजाना के रूप में, जुर्माना के रूप में। तो इससे भी वो खुश हो जाता है, बहुत सारा धन संपत्ति उसको मिल गया। लेकिन इतिहासकार का कहना है कि अगर वो तभी यानी कि शेर खां को युद्ध में मार देता, या वहाँ पे कलिंजर यानी कि जो आपका यानी कि चुनावगढ़ के किले में जीत लेता, और वहाँ पे यानी कि इस तरह से उसको नहीं छोड़ता, अस्थायी तो सरकार बना लेता, तो बाद में वो जाके दिक्कत नहीं करता, क्योंकि तभी यानी कि हुमायूं बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना शेर खां तभी मजबूत नहीं था। तो यह भी उसका असफलता का कारण था।
इस बीच क्या होता है कि हुमायूं यानी कि आपका चले जाते हैं वापस, और वहाँ जाकर क्या करता है कि वो खुश होकर वापस जाते हैं। तो उन्होंने दिन पनाह का निर्माण करवाया, और दिन पनाह का निर्माण कराने पर उसके बाद क्या होता है, भोग विलास में काम में बिजी रह गए। और इसी बीच यानी कि वो क्या करते हैं कि उसको खबर होता है कि यानी कि एक युद्ध का, कि गुजरात के क्षेत्र में एक बहादुर शाह है जो काफ़ी शक्तिशाली शासक के रूप में उभर रहे हैं, और उनको यानी कि आक्रमण करके उसको यानी कि युद्ध में हराना जरूरी है, क्योंकि बाद में जाकर और शक्तिशाली हो सकते हैं। 1535-36 का ये बात है, तभी का ये हो रहा था। तो उसके बाद क्या करते हैं कि हुमायूं चले जाते हैं यानी कि गुजरात। अब गुजरात जाने के क्रम में चित्तौड़ एक जगह है, वो जाते तो हैं बहादुर यानी बहादुर शाह जो उनको पराजित करने के लिए चित्तौड़। लेकिन यहाँ पे होता है कि यहाँ पे कहानी में आता है ट्विस्ट, जो हम ट्विस्ट को देखेंगे अभी। इस बीच कहानी में ट्विस्ट यह है कि यानी कि हुमायूं जो है बहादुर शाह से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वह बहादुर शाह से लड़ने के चित्तौड़ के लिए तरफ चल जाता है, क्योंकि महारानी कर्णवती जो है वो यानी कि आपका जाके बहादुर शाह से लड़ने के लिए वो भी तैयार थी। तो हुमायूं को यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन में डाल दिया गया। एक कन्फ्यूजन यह था कि समझते हैं, महारानी कर्णवती जो है वह यानी कि आपका जाके विक्रमजीत महाराज जो थे उनके यानी कि संरक्षिका थी। और यानी कि होता क्या है कि यहाँ पे महारानी कर्णवती और जाके बहादुर शाह के बीच युद्ध हो रहा था, और हुमायूं जब जाते हैं तो वो यानी कि समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि महारानी कर्णवती जो है वो हुमायूं को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो कहता है कि आप मेरे भाई हैं। उसके लिए वो राखी भिजवाती है और कहती है कि आप मेरी सहायता कीजिए, और मेरी मदद करने में आपको सहायता करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस बीच यानी कि बहादुर जो हुमायूं है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है। इस बीच होता है क्या है कि बहादुर शाह ने भी हुमायूं को एक लेटर लिखा, जिसमें वो लिखा कि मैंने गैर मुस्लिमों के विरुद्ध एक जिहाद छेड़ा है, और आप भी एक मुस्लिम हैं, तो इस जिहाद में मेरा आप सहायता करेंगे। और इस कन्फ्यूजन में यानी कि हुमायूं पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाते हैं, और अंततः उन्होंने यानी कि महारानी कर्णवती की सहायता नहीं कर पाती है। और इस बीच क्या होता है, बहादुर शाह यानी कि जब महारानी कर्णवती को हराकर यानी कि जब आगे बढ़ता है, तो इस बीच यानी कि हुमायूं उसके सामना होता है उसका। और यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट यह भी होता है, तो उनका संघर्ष हो जाता है, मतलब हुमायूं बहादुर शाह का संघर्ष हो जाता है, जिसमें से बहादुर शाह यानी हार जाते हैं और हुमायूं जीत जाते हैं, और मालवा और गुजरात के क्षेत्र में उनका अधिकार हो जाता है। और इस बीच यानी कि मांडू और चंपानेर किले पर उनका अधिकार हो जाता है। लेकिन वो अधिकार करते हैं, अपने भाइयों को सौंप देते हैं, और अपने भाइयों से कहते हैं कि आप यहाँ पे शासन कीजिए, और वो यानी कि वहाँ से चला जाता है। उनका गलती यह होता है कि बहादुर शाह को युद्ध में मार नहीं पाते हैं, और बहादुर शाह से यानी कि युद्ध तो जीत जाते हैं, और लेकिन उसका अपना भाइयों को सौंप देते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस बीच क्या होता है कि यानी कि जो आपका बहादुर शाह है वो वापस 1 साल के बाद पुनः आते हैं, और पुनः गुजरात और मालवा के क्षेत्र को जीतकर पुनः अध्यापत्य कर लेते हैं, और यानी कि बढ़ता हुआ, और हुमायूं वो आगे वो बहादुर शाह से यानी कि संघर्ष कर रहा था। तो उसे पता चलता है कि बिहार बंगाल के क्षेत्र में यानी कि आपका शेर खां जो है यानी कि काफ़ी शक्तिशाली के रूप में उभर रहा है, और यानी मुगल सत्ता को चुनौती दे सकता है। तो इसलिए वो जीतते हुए चले जाते हैं बिहार बंगाल के क्षेत्र में, और पहुंच जाते हैं चुनारगढ़ के किले में 1538 ईस्वी में। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, और यानी कि वहाँ पे क्या करता है कि शेर इस बार वो गलती नहीं करते, और चुनारगढ़ के किले पर अधिकार कर ही लेते हैं। और यानी कि जो उसका पुत्र था कुतुब खां, यानी कि वहाँ पे वो उसको भी ले आ जाते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि यानी कि जब वो यानी कि जीत जाते चुनारगढ़ के किले को और बढ़ते हुए बंगाल पहुँच जाते हैं, तो बंगाल पहुँचते ही यानी कि जब उसको पता चलता है कि एक बात पता चल जाता है कि जो यानी कि हिंदाल जो उनका भाई है वो यानी क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र यानी बादशाह घोषित कर दिए हैं, और हुमायूं के जो यानी कि जो भी हुमायूं समर्थक हैं उनको हत्या करवा दी है। तो वापस पुनः चले जाते हैं, और इसी चलने के बाद यानी कि आता है कहानी भयानक ट्विस्ट। उसके बाद क्या होता है कि इसका कहानी भयानक हो जाता है। उसके बाद यानी कि मान लीजिए कि इसका कहानी प्लेने है, उसका 15 साल के बाद दर्शन होता है इसका। और इस बीच क्या होता है, शेर खां को पता चलता है कि वो बंगाल से वापस हो रहा है, और उन्होंने जीटी रोड से इस्तेमाल किया है, जो आपको पता ही होगा जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड, और जीटी रोड से होते हुए यानी कि वापस जा रहा था।
तो इसी बीच क्या होता है कि उसको ताक बैठाया रहता है शेरखां युद्ध करने के लिए। जब वो वापस आ रहा होता है तो बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में कर्मनाशा नदी है, और यानी कि कर्मनाशा नदी और गंगा नदी के दोनों क्षेत्र के किनारे एक यानी कि जगह है जिनका नाम चौसा है, जहाँ पर शेरखां यानी कि शेरशाह सूरी कहते हैं वो इंतजार कर रहे थे हुमायूं का कि हुमायूं आएगा, हम उससे संघर्ष करेंगे। क्योंकि वो जाते समय क्या किया था कि शेरखां का चुनारगढ़ किले को जीतता हुआ चला गया था, तो इस बीच उसे संघर्ष करना तो जरूरी था शेरखां का। अब वो वापस आता है तो वापस आते समय यानी होता है चौसा का युद्ध। यहाँ पर रोचक बात यह था कि कहा जाता है कि दोनों की सेनाएं आमने सामने थी और कई महीने कई दिन बीत गए लेकिन दोनों सेना एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे। रोचक भयानक रोचक बात है कि आमने सामने दुश्मन है फिर भी अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि शेरखां का कहना था कि बारिश का महीना आने दीजिए, जून का महीना आने दीजिए, और जून के महीने में क्या होता है गंगा नदी कर्मनाशा नदी यानी पूरी तरह फुल हो जाती है। तो इस बीच क्या होता है जून का महीना आता है उस पर अटैक कर देते हैं हुमायूं पर। जैसे हुमायूं पर अटैक करते हैं तो भीषण युद्ध होता है जिसमें हुमायूं को यानी कि घोड़ा सहित एक नदी में कूदना पड़ता है, और सौभाग्य उसका रहता ये है कि वो बच जाता है, लेकिन कि जो बचाने वाला होता है उसका यानी कि निजाम भिस्ती नाम का एक है वही उसको बचाते हैं और पुनः उसको भेज देते हैं दिल्ली जाइए शासन करने के लिए, स्थायित्व करने के लिए। और इस तरह यानी कि शेरशाह यानी कि युद्ध जीत जाते हैं, शेरखां युद्ध जीत जाते हैं और हुमायूं हार जाते हैं। हुमायूं तो भाग ही गए थे। और ये चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था, चौसा का युद्ध जीतने के बाद यानी शेरखां क्या करते हैं अपनी एक उपाधि धारण करते हैं, इसका नाम होता है शेरशाह सूरी। इसके बाद शेरशाह सूरी क्या करते हैं वो दिल्ली की ओर भाग रहा है हुमायूं, और उसके पीछे पीछे ये भी ताक लगाकर पीछे पीछे यानी कि भाग रहे हैं, जा रहे हैं इसके पीछा करते हुए, वो यानी कि क्या नाम इसका शेरशाह, ये भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और पीछा करते करते क्या होता है कन्नौज का युद्ध जो बिलग्राम के क्षेत्र यानी कि जो बिलग्राम के क्षेत्र में कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, जिसमें यानी क्या होता है कि हुमायूं हार जाते हैं और यानी कि शेरशाह सूरी जो जीत जाते हैं। और हुमायूं को ये होता है कि वो भागकर पश्चिमी क्षेत्र सिंध की ओर चले जाते हैं और सिंध की ओर चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका शेरशाह का यानी कि दिल्ली आगरा सहित कई क्षेत्रों में यानी कि अपना यानी कि मुगल सत्ता को बाहर कर देता है। पहली बार ऐसा होता है मुगल सत्ता को बाहर करना शेरशाह सूरी का काम करता है और यानी दिल्ली को अपना स्थायी सरकार बना लेता है, स्थायी शासक बना लेता है। और इस प्रकार से कहानी में यह ट्विस्ट आता है कि इसके जाने के बाद 15 साल के बाद वो भारत से बाहर ही रहता है। तो 15 साल के बाहर यानी कि भारत से बाहर का जीवन यापन हम ये वीडियो में देख रहे हैं। और यानी निष्कासित जीवन का बात करें तो 1540 से 1555 उसका निष्कासित जीवन है, मतलब भारत से चले गए हैं सिंध, और यानी कि वो भारत से जो सिंध गए वो कमरान यानी कि जो आपका क्या नाम है हिंदाल के भाई जो उनका हिंदाल उनके पास चले गए हैं 1541 ईस्वी में, क्योंकि वही उनका भाई जो था उससे उनका अच्छा संबंध था, बाकी भाई से उनका अच्छा संबंध नहीं था। उन्होंने काफ़ी भाइयों को यानी कि मदद करने के लिए कहा लेकिन कोई भाई उससे मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इस बीच क्या होता है कि यानी कि जो हिंदाल होते हैं जो उनके यानी कि हिंदाल के जो गुरु होते हैं यानी कि मीर अली अकबर की पुत्री जो होती है हमीदा बानो से उनका शादी हो जाता है, और वही हमीदा बानो के जो पुत्र होते हैं वही अकबर बाद में अकबर के नाम से जाने जाते हैं। और जानते हैं अकबर का शासन बहुत ही यानी कि अच्छी तरह से निभाया, स्थायित्व तो बनाया, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो पहले अभी हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। अब क्या होता है कि हुमायूं भाइयों को भी कर लिए लेकिन भाई ने उनका सपोर्ट नहीं किया, सहायता नहीं किया। एक भाई हिंदाल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ही समझ में नहीं आता, ऑप्शन क्या करे कि उसको साम्राज्य पुनः वापस मिल जाए। इस बीच उन्हें एक ऑप्शन मिलता है जो भयानक ऑप्शन होता है, रोचक होता है, जो यानी कि बाद में उसको इतिहास हिला देता है और फिर से मुगल सत्ता यानी कि भारत में काबिज हो जाते हैं। तो वो घटना क्या होता है कि ईरान के जो शाह होते हैं उन्हें वो कहते हैं कि अगर तुम शिया धर्म को अपना लोगे तो शिया धर्म को अपनाने के बाद मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तुम्हें साम्राज्य को वापस दिलाने में और तुम्हें साम्राज्य हासिल करने में। तो इस बीच क्या होता है उसको ऑप्शन तो बचा ही नहीं, तो ऑप्शन यही है तो वही कर लिए, तो ऑप्शन को स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे ही वो स्वीकार करते हैं वैसे ही वो अपने भाइयों से युद्ध करते हैं जो यानी कि काबुल और कंधार के क्षेत्र में युद्ध करते हैं, वहाँ पे वो जीत दर्ज करते हैं। और अपने भाइयों जो आपका नाम का जो है उसको आंखें निकाल कर मक्का में भेज देते हैं, यात्रा करने के लिए मक्का जाइए आप लोग। और बाद में जो है अस्करी को उन्होंने भी ऐसा ही किया, अस्करी के भी उन्होंने क्या किया कि आँख निकाल कर उसे भी मक्का भेज दिया। तो इस तरह से यानी कि उसका भाइयों से छुटकारा तो मिल गया उसको। भाइयों से छुटकारा मिलने के बाद होता क्या है कि 1551 ईस्वी में जो उसका भाई हिंदाल था वो भी हिंदाल जो है युद्ध में मारे जाते हैं। इस तरह से अब उनके जीवन में सिर्फ वही बचे हैं और उनके भाइयों का भी सफाया हो चुका है।
जो उनका सहयोगी भाई था वो भी मर चुके हैं युद्ध में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबर जो हुमायूं है पुनः भारत की तरफ विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि अब जो भारत में विजय प्राप्त करने के लिए आते हैं कि उसे पता चलता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है और वो पश्चिमी क्षेत्र को होते हुए भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करते हैं और भारत में जो है पुनः विजय करने का अभ्यास में रहते हैं और स्टार्ट होता है उनकी विजय गाथा। इस बीच क्या होता है 1555 ईस्वी में एक मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है जो अफगानों से होता है। उन्होंने अफगानों को हरा भी दिया और यानी कि पंजाब को जीत लिया। पंजाब को जीतते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसकी खबर जो है दिल्ली में जो बैठे हुए शासक थे सूर यानी कि सिकंदर सूर को पता चल गई। और जैसे उनको पता चला सिकंदर सूर को, वह युद्ध में खुद ही आ जाता है लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। और भयानक युद्ध होता है जिसका नाम होता है सरहिंद युद्ध। और यह जो युद्ध है 22 जून 1555 ईस्वी में हुआ था। और कहा यह भी जाता है कि जिस जून के महीने में उसे हराकर वो भाग गए थे, मतलब यानी नदी में कूद गए थे घोड़े सहित, उसी जून के महीने में उसे सत्ता वापस मिल जाती है और वह साम्राज्य को यानी इस बार पा लेते हैं। तो किस्मत कब बदल जाए कोई ठीक नहीं आदमी का। और 1555 ईस्वी में उन्हें क्या होता है सत्ता पुनः वापस हो जाता है और सत्ता मिल भी जाती है। लेकिन उनका किस्मत इतना खराब था कि जिस दिन पनाह का निर्माण जो जनवरी माह के यानी कि 1556 ईस्वी उन्होंने करवाया था, उसी दिन पनाह के यानी कि पुस्तकालय में वो सीढ़ी से लुढ़क कर गिर जाते हैं, जिनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका लक भी खराब था, क्योंकि जब वो जीतते हार जाता था और यहाँ पे जीत कर भी वो क्या गया, हार गया। उसकी ज़िंदगी में यानी कि असफलता प्राप्त हुआ। कुछ इतिहासकारों ने उसे भाग्यहीन हुमायूं कहकर भी पुकारा है, क्योंकि बहुत युद्ध जीतने के बाद वो यानी कि अस्थायी शासन नहीं कर पाया और जिस दिन वो वास्तविक रूप से शासन किए वह दिन वो यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पे रोचक बात यह था कि तभी के ज़माने में भी हुमायूं जो है ज्योतिष में यानी कि विश्वास रखते थे और ज्योतिष के अनुसार यानी कि 7 दिन जो है 7 अलग अलग रंगों के यानी कि कपड़े पहनते थे, 7 रंग के। और 7 रंग के कपड़े पहनने का राज यह भी था कि यानी कि 7 रंग पहनने पर उसका किस्मत जो अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। लेकिन बदकिस्मत ही रहा, उसके लिए अनलकी ही रहा। और इस कहानी पर यहीं तक, यानी कि इसके बाद हम लोग अकबर के बारे में जानेंगे। और आपको लगी इस वीडियो बेस्ट तो कर दीजिए नेक्स्ट। तो थैंक यू सो मच। और यानी कि जो वीडियो मैंने लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो यानी कि मुझे 2 लाइक्स यानी कि सब्सक्राइबर से 102 सब्सक्राइबर बना दिया है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह यानी कि right, love, drill, splash. Come take a lick on the lolly. My baby, my baby. With it, group drop. Isn't it lovely? Cross my mind. We could just be fast when you get to drop. Ice on my neck, just coming. I'm a pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. 5, 4, 3, 2, 1.